जो लोग ये पॉडकास्ट आज देख रहे हैं, आज हम आपको ऐसा प्रूफ पेश करेंगे। उसके बाद वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने के बाद द फ्लाइट अपीयर्स फॉर अ फ्यू सेकंड्स एंड देन इट कंप्लीटली 6:32 पे ये फ्लाइट लैंड होनी थी टेक्निकली, बट अभी 7:20 हो गए और फ्लाइट लैंड नहीं हुई। सो दे रियलाइज्ड ओके दिस फ्लाइट इज नॉट गोइंग टू लैंड, इट्स जस्ट into thin air। और ये बहुत ही आसान तरीका है किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला ये ओपन केस है, कोई भी कर ले आके रिसर्च, ये सबके लिए अवेलेबल डेटा। जहाज में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी सारी कम्युनिकेशंस वगैरह ऑफ हो जाती है, तो 7 किलोमीटर्स पर डे उस डिब्री को फ्लो करना पड़ेगा इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन विदाउट मूविंग एनीवेयर एल्स, और उसके बाद 500 दिन लग जाएंगे उसको वहां तक पहुंचने के लिए। तो जब हमने उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च करी तो इस तरीके का कोई भी डेटा नहीं आता जहां पे शो होता है कि मेंटली अनस्टेबल था। इनफैक्ट उसका, क्योंकि ये इतना बड़ा केस है जिस तरह हम आगे देखेंगे इसको, कि अगर ये खुल जाएगा तो परहैप्स शायद वर्ल्ड वॉर हो जाए। समझ लें आप 18 मार्च को YouTube पे एक वीडियो लीक होती है। रिप्रेजेंटेटिव है व्हाइट हाउस का, माइकल क्रैटजियो, उसने व्हाइट हाउस की स्पीच के अंदर में बोला है कि नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी टू मैनिपुलेट। जब आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके चेक करते हैं कि उनका क्या काम है, वो एडवोकेट हैं अगेंस्ट मास वेपन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। इस जहाज के अंदर 20 पैसेंजर जो थे वो बहुत स्पेशल थे। You're watching the Spaceship Podcast with Shaheer Knows. Welcome to the Spaceship Podcast with Shaheer Knows. This is me, Shaheer Knows, and आज का जो हमारा एपिसोड है, this is going to be taking us to a place जहाँ पे perhaps बहुत सारे लोगों ने हमें जाने को बोला है, and I am very excited. Today perhaps is going to be the most extensive, most eye-opening episode of the Spaceship Podcast so far. इससे पहले कि हम अब आगे बढ़ें, आज की जो मेरी मेहमान है, she is a very very special person. Usually I usually do this podcast with Azlan, but today he's out of the spaceship doing a spacewalk, and in through the bay doors has come through someone else. ये बहुत ही बड़ी influencer हैं सोशल मीडिया की दुनिया की, बहुत ही बड़ी डेंटिस्ट हैं, overall celebrated person हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। अजलान शाह की वाइफ, वी हैव वरीशा ओवर हियर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपने लास्ट में बोली है कि मैं अजलान शाह की वाइफ हूँ। यस, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे आके? हाउ आर यू फीलिंग? यार, इट्स ऑलवेज सो ओवरवेलमिंग व्हेन आई कम टू द स्पेसशिप, बिकॉज़ लाइक एवरी टाइम आई फाइंड समथिंग न्यू हियर, तो अच्छा लग रहा है। एंड यूजुअली यू हैव बीन वाचिंग दीज एपिसोड्स? बहुत शौक से। वैसे मैं नहीं देखती, मैं सुन नहीं सकती, आई डोंट हैव द टाइम टू लिसन टू पॉडकास्ट, बट इट्स सो इंटरेस्टिंग। यस, बट यू वॉच दिस वन? या मैंने शहीर से खुद बोला कि इसमें मुझे आना है। All right, that is so sweet. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आज के एपिसोड को लेके, very quick shout out to my very good childhood friend Kais Ali. I want to give a shout out to Ayman Khan and Shamir Kais. I know you guys are watching the podcast, so keep watching, and it really melts my heart. Absolutely, it really melts my heart to know that you guys are watching and are enjoying the content. Now with that being said, let's get on with it. आज हमारे पास बहुत स्पेशल टॉपिक्स हैं। Let's fly into it. Absolutely, let's fly into it. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें आज की पॉडकास्ट, थोड़ा सा आप बता दें आजकल आप क्या कर रही हैं, क्या चीज़ आपको बिजी रख रही है आजकल? सबसे बिजी तो अज़वा ही रखती है मुझे, उसके बाद अज़लान, ओके, उसके बाद थोड़ा मैं अपने ऊपर भी काम कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, डाइट वगैरह कर रही हूँ। So no snacks, no like chocolates for you? No. I mean, I did buy this like dark chocolate, but it was so weird. उसके ऊपर ना व्हाइट कलर की वैक्सी, तो फिर मैंने बोला छोड़ो। अच्छा, ये मैंने भी ये चीज़ जो है ना ये नोटिस करी है कि आजकल आप स्पेशली लाइक कराची में जो भी चॉकलेट ले लें, जहाँ से भी ले लें, तो इट हैज़ अ वेरी बैड टेस्ट। बहुत वैक्सी, राइट? या लाइक बहुत बुरी क्वालिटी होती है, होंगे लाइक प्रॉपर रैपर सब कुछ ओरिजिनल चॉकलेट होगी, बट तो इस पे थोड़ा हमने रिसर्च किया जानने के लिए, क्योंकि चॉकलेट्स मेरे दिल के बहुत करीब हैं, आई एम श्योर सबके है। तो पता ये लगा है कि कराची में बोल्टन मार्केट में वहाँ पे जो है बाकायदा पूरा एक ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पे लोग ये एक्सपायर्ड चॉकलेट्स लेके उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो चेंज करी जा रही है और वो सर्कुलेट हो रही है। तो आप जब भी कोई पैकेज कर रहे हैं,
रीपैकेज नहीं कर रहे, वो वही पैकेज हुई हुई चीज़ को लेके उस पर से एक्सपायरी डेट मिटा के उसके ऊपर नई एक्सपायरी डेट लिख के, ताकि हमें लगे कि नहीं तो एक्सपायर नहीं हुई, बट जब आप खोल के देखेंगे तो आपको अंदर से समझ आ जाएगा। ब्रेक अपार्ट हो रही होती है। एब्सोल्युटली, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। एनीवेज, सो आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपके बहुत करीब है। इनफैक्ट रिसेंटली आपने जो है कुछ इसके करीब करीब गई हूँ मैं, करीब साहब Cross गुजरी हैं, करके तो वो आई। क्या चीज़ थी ज़रा मुझे बताएं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं मलेशियन एयरलाइंस MH370 के बारे में। we're going to do a deep dive into this whole subject, but before we get right into it, just tell me about your recent These experience. things, deep dive and everything, it's so dark Yeah. when you say it, right? Basically, MH370 तो एक ऐसा टॉपिक है, every time I think about it, it just sends shivers down my spine. मतलब मैं सोच भी नहीं सकती कि उस जहाज में जो लोग थे, या खैर let's just set the scene. It's 8th March 2014 और अभी टाइम हो रहा है रात के 12 बज रहे हैं, सब बोर्ड कर रहे हैं फ्लाइट में. I think it was a Boeing 777, right? Yeah. So this flight is flying from Kuala Lumpur, Malaysia to Beijing, China. तो नॉर्मल रूटीन फ्लाइट है, ओवरनाइट फ्लाइट है. यहाँ से 12:30 बजे 12:40 पे उड़ेगी, वहाँ पे 6:30 पे लैंड कर जाएगी. नॉर्मल, everything is completely normal. So there are 239 people on the flight. सही है. 227 are passengers and 10 are flight attendants. सही है. उसमें से 2 हैं हमारे पायलट्स. एक जो हमारे कैप्टन है, उनका नाम है कैप्टन जहारी अहमद शाह. And you should remember this name because we're going to discuss about this a lot. All right. Okay. Throughout this podcast. All right. And the other one, so this guy Zahari Ahmad Shah, he's 53 and he's really experienced and मतलब के बड़े अच्छे पायलट हैं, इनके बड़े अच्छा नाम शाम में पूरी अपनी. Very well respected. Yes. Okay. और जो दूसरा हमारा फर्स्ट ऑफिसर है वो है 27 years का. And the thing is, this is his trainee flight. सही है. ठीक. So after this flight, he's going to be properly certified as a pilot. ठीक है. So his career hasn't started yet. Officially started yet. सही है. तो ठीक. इस फ्लाइट के बाद वो भी स्टार्ट होना है. सही है. खैर, everything is completely normal. 12:42 पे ये फ्लाइट उड़ती है. 12:42 AM रात के. लेट नाइट फ्लाइट. Yes. सही. It's an overnight flight. ठीक है. और सब कुछ नॉर्मल है. फॉर द फर्स्ट 40 minutes एवरीथिंग इज कम्प्लीटली नॉर्मल. एयर ट्रैफिक कंट्रोल से सब कुछ नॉर्मल, जो कम्युनिकेशन होती है सब हो रही है. फिर 40 minutes into the flight, obviously it's about to cross the Malaysian airspace and enter the Vietnamese airspace. सही है. तो यहाँ पे मलेशियन एयर ट्रैफिक से कैप्टन की लास्ट बात होती है जिसमें वो बोलता है फेमस डायलॉग. यस. खैर वो नीचे वो लोग बोलते हैं Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9. यहाँ से क्या बोलता है हमारा कैप्टन. He just said good. Malaysian 370. उसके बाद वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने के बाद it appears for a few seconds, the flight appears for a few seconds and then it disappears off the radar. सही है. Completely disappears. अब मलेशियन जो एयर ट्रैफिक है उसने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि ये फ्लाइट नहीं दिख रही, फिर उनको रियलाइज हुआ कि मे बी हमारे रेडार से बाहर है की वजह से हमें नहीं दिख रही. सो वो डिडंट रियली पे अटेंशन टू दिस. वियतनामीज एयर कंट्रोल ने देखा कि ये एंटर तो हुई है फ्लाइट लेकिन थोड़ी ही देर में इट्स वैनिश्ड. सो दे ट्राई टू कॉन्टैक्ट द प्लेन बट दे वर नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट. सो इन टू दिस लाइक अब 40 minutes इस चीज को गुजर चुके हैं, लेकिन अब मलेशियन एयर स्पेस को भी पता है बट दे हैवंट कॉन्टैक्ट द रेस्क्यू सर्विसेज येट. सही है. और जब तक सुबह के 7:30 नहीं बज जाते अभी तक रेस्क्यू सर्विसेज को नहीं बताया गया. ठीक है. और कोई ऑपरेशन स्टार्ट नहीं किया. एंड देन लाइक 6:32 पे फ्लाइट लैंड होनी थी टेक्निकली, बट अभी 7:20 हो गए और फ्लाइट लैंड नहीं हुई. सो दे रियलाइज्ड ओके दिस फ्लाइट इज नॉट गोइंग टू लैंड, इट्स जस्ट वैनिश्ड इनटू थिन एयर. नोबडी नोज वेयर इट वेंट. सही है. सो फिर शुरू होता है दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री और सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन. एंड आई वुड से दैट इस पूरे किस्से को 10 साल हो चुके हैं एंड अभी तक इसके हम बेसिस पे नहीं पहुंच पाए हैं कि क्या हुआ है. लेकिन जो लोग ये पॉडकास्ट आज देख रहे हैं, आई वुड से दैट आज हम आपको ऐसा प्रूफ पेश करेंगे दैट यू विल हैव
if you are on the same page with us, you will have no doubt but understand exactly what happened to it. All right. तो आगे उसके बाद फिर हमें कुछ पता लगा उसके बारे में? यार into the search शुरू में तो कुछ भी नहीं पता चल रहा था, but I think after 2 days कुछ wreckage मिला था. लेकिन सबसे अजीब बात ये है कि 10 साल हो गए हैं और अभी तक इस फ्लाइट का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला. ऑलराइट. सो यहाँ पे जो है कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है. तो पहली बात ये है कि दिस प्लेन वाज इनिशियली फ्लाइंग टू बीजिंग, चाइना जा रहा था ये. तो जब ये साउथ चाइना हम समझ सी के ऊपर हो रहा था, क्योंकि सबसे पहली सर्च भी यहीं पे हुई. Because technically if it's crossing that site तो वहीं पे क्रैश हुआ होगा. सब ये समझ. एब्सोल्युटली. तो जब ये यहाँ पे गायब होता है तो सबसे पहला जो घुमाने लोगों का वो तरफ जाता है कि यहाँ पे क्रैश हो गया, यहाँ पे सर्च करो. उसके समझे 4 या 5 दिन बाद अब ये हमें समझ नहीं आ रहा कि मिलिट्री ने, आप समझ लें मलेशियन मिलिट्री ने इतना टाइम क्यों लिया इस चीज़ को डिस्कस करने के लिए, बताने के लिए कि हम कांटेक्ट में थे और ये प्लेन जो था ये मुड़ चुका था. एंड इट हैड टेकन ऑलमोस्ट लाइक अ यू टर्न एंड इट वाज फ्लाइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. अब इस सीन के वक्त देयर वाज अ पर्सन हु वाज वर्किंग ऑन एन ऑयल रिग. वहाँ पे एक ऑयल रिग जो होती है बीच समंदर में, उस बंदे ने भी ये इस बात की आई विटनेस उसने टेस्टिमनी दी कि मैंने भी देखा था कि एक जहाज जो है वो ऑपोजिट इस डायरेक्शन में जा रहा था जिस डायरेक्शन में MH370 को नहीं जाना था. उसके बाद जो है जहाँ पे आप समझ लें मिलिट्री का लास्ट कांटेक्ट था, इट वाज समझ लें नियर पेनांग उस वक्त, एंड सी के ऊपर. या और उस एरिया के ऊपर बेसिकली लास्ट कांटेक्ट था. फिर वहाँ पे उनका मिलिट्री कांटेक्ट जो है ब्रेक हो जाता है. अच्छा, अब यहाँ पे जो है असली मिस्ट्री यहाँ से बिगिन करती है. उसके बाद फिर काफ़ी सारे लोगों ने जो है वो सर्च करा. उसके बाद ये चीज़ सामने आई कि कुछ सैटेलाइट हैं दुनिया में जो घूम रही हैं, उन सैटेलाइट्स की पिंग्स हमें मिली हैं और उस सैटेलाइट को फॉलो करते हुए कोई बेसिकली जो गवर्नमेंट है उन्होंने बोला कि दिस इज ओपन टू एवरीवन और हर कोई इसको ऑनलाइन ओपन केस बन गया. और ये बहुत ही एक समझना आसान तरीका है किसी भी मुसीबत से निकलने के लिए गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला ये ओपन केस है, कोई भी कर ले आके रिसर्च, ये सबके लिए अवेलेबल डेटा. अब क्या वो डेटा रिलायबल था या नहीं था? एब्सोल्युटली. तो ये जो डेटा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, देयर इज समथिंग नोन एज अ मिस इन्फॉर्मेशन ऑल्सो. ये गवर्नमेंट आप समझें केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा जो है ना एक यूज़ हुआ हुआ समझे वेपन या टूल है. एनीवे, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इवन दो द ईयर वाज 2014, किसी बोइंग 777 जहाज़ का गायब हो जाना, और वो भी इतना बड़ा जहाज 8 घंटे के लिए गायब हो जाना, दैट इज अ बॉर्डर लाइन इम्पॉसिबल गिवन द फैक्ट दैट कि US गवर्नमेंट को ना पता हो, क्योंकि उनकी जो सर्वेलेंस है ना वो हर जगह पे बहुत हाई सर्वेलेंस. तो ये बोलना कि एक जहाज 8 घंटे के लिए लापता है एयर स्पेस के अंदर, ये बिल्कुल ही इट डज नॉट जाइव विद डेटा और एनीवन. एंड उसके ऊपर आई वुड से दैट इस जहाज की जब हम ट्रेक्टरी को फॉलो करते हैं तो जब इसका मिलिट्री रेडर के साथ लॉस होता है कम्युनिकेशन का, उसके बाद ये जहाज चलता चला जाता है. अच्छा, अब ये जो according to the satellite pings, ये जहाज गवर्नमेंट ने बोला है देखो आप सैटेलाइट पिंग्स आप स्टडी कर लें, जहाज जाता रहेगा. लेकिन आज जो हम थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट है. तो बेसिकली ये जो सैटेलाइट पिंग्स हैं ये मिस इन्फॉर्मेशन के लिए बताया गया है. असल में हुआ ये है कि मिलिट्री रेडार लॉस होने के बाद पेनांग के अंदर एक सेलफोन टावर लगा हुआ था. वहां पे लास्ट पिंग रिसीव किया गया है. इस सेलफोन जो जहाज में बंदा बैठा था उसके सेलफोन का उस टावर के साथ पिंग जो है वो मैच हुआ है. मतलब किसी पैसेंजर का उसके साथ जो है वो पिंग मैच हुआ है, जिससे हमें पता लगता है कि पहली बात तो समझ आ गई कि जहाज डेफिनेटली वापस मुड़ के आया है और मलेशियन एयर स्पेस. एब्सोल्युटली. अच्छा, अब उसके बाद बेसिकली सबसे बड़ा जो एक चीज़ है जो यहाँ पे एक रेड फ्लैग आता है, जो लूप होल आप समझ लें, वो ये है कि लोग ये कहते हैं कि शायद इसके अंदर कोई इमरजेंसी थी जहाज के अंदर और शायद इसमें आग लगी हुई थी. हाँ, और उसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो गई जहाज में. सो मैं बताऊं ये थ्योरी. यस, एब्सोल्युटली यस. सो हम चलते सारी थ्योरी डिस्कस करेंगे, बट एंड में आपको सही जगह पे पहुंचाएंगे. एक कॉन्स्पिरेसी ये है कि जहाज में कोई एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से
उसकी सारी कम्युनिकेशंस वगैरह ऑफ हो जाती हैं और ऑक्सीजन इतना डिकम्प्रेस हो जाता है कि सब बेहोश हो गए जहाज में. ओके. And like so the pilot tries to come back into the Malaysian airspace but while he's doing that तो ये जहाज बंद हो गया and it detours and goes into the South Indian Ocean. चलता चला जा रहा है जब तक उसकी फ्यूल एंड नहीं हुई. पर जहाँ उसकी फ्यूल एंड होती है वहाँ पे वो सॉफ्ट लैंडिंग करके ओशन में चला गया. सही है. ठीक है. So this is one conspiracy. ठीक है. अच्छा ठीक है. अब हम ये जल्दी से एक बात मैं आपको डिस्कस करके बता दूं कि ये जो थ्योरी है जो प्लेन अगर लेट्स से पानी में गिर गया तो उस चीज़ को स्टडी करते हुए कि कहाँ तक पहुंचा होगा फ्यूल के हिसाब से, ऑब्वियसली फ्यूल से ज़्यादा वो उड़ नहीं सकता. वो पूरा जो रेडियस है ओशन फ्लोर का, जिस तरह वरीशा ने बताया कि ये सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव और मोस्ट एक्सटेंसिव सर्च थी. $60 million. एब्सोल्युटली. तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है जो ओशन फ्लोर्स को मैप कर सकती है. Exactly. और वो ओशन फ्लोर्स को मैप किया गया. और I think ओशन इन्फिनिटी नाम की एक उन्होंने तीन चार इस तरह के जो है ना ऑपरेशंस करे हैं और बाकायदा बहुत ज़्यादा जो है उन्होंने एक्सटेंसिवली ओशन फ्लोर्स को मैप किया. इवन नीचे वॉल्केनोज हैं और माउंटेन्स हैं. एब्सोल्युटली. बिल्कुल फ्लोर पे. और वो उनको जहाज का कोई भी चीज़ नहीं मिल पाई. एक भी चीज़ नहीं मिल पाई. ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, फिर उनको कुछ पीसेस मिले ऑन द शोर्स ऑफ अफ्रीका. They're placed on the shores of Africa. एब्सोल्युटली. तो जब हम उस थ्योरी को स्टडी करते हैं कि भाई अच्छा अफ्रीका में मिल गया, वो पीसेस मैच हो रहे हैं मेडागास्कर. हाँ, और ये जो है अच्छा इसका मतलब है कि देखो रैकेज तो मिल गया हमें. तो पहली बात तो ये है कि वो जो पीसेस हैं जहाँ पे जहाज का लास्ट नोन था, कि जहाँ पे आप बोल रहे हो कि जहाज क्रैश हो गया, अगर जहाज वहाँ पे क्रैश होता तो उस हिसाब से उसकी जो डिब्री है, मतलब उसके जो टुकड़े हैं नियर बाय एरियाज में तो आने चाहिए. नियर बाय एरियाज में भी आने चाहिए, लेकिन हमें जहाँ से मिले हम उसकी बात कर लेते हैं अफ्रीकन शोर से. तो वहाँ से लेके वहाँ तक पहुँचने में जितने 1000 माइलों का सफ़र करना है, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करें तो 7 किलोमीटर्स पर डे उस डिब्री को फ्लो करना पड़ेगा इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन विदाउट मूविंग एनीवेयर एल्स. और उसके बाद 500 दिन लग जाएंगे उसको वहां तक पहुंचने के लिए. सही है. ऑलराइट. तो और मजे की बात यह है कि जो ओशन का जो फ्लो है ना वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो द डिब्री कैन नॉट रीच देयर. और फिर उन्होंने कोई थंडरस्टॉर्म आके उसको खींच के बहुत ही बड़ा थंडरस्टॉर्म होगा. बट तो बेसिकली जब उन्होंने एक इसका टेस्ट किया, उन्होंने कहा हम यहाँ पे डिब्री डालते हैं इसी जगह पे और देखते हैं उसके साथ क्या होता है, उसको फॉलो करते हैं. तो वो डिब्री जो है ना आप समझ लें 2 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं जा सकी, मतलब उधर ही फ्लोट करती है. एल्यूमिनियम होता है. एब्सोल्युटली. और जिस तरफ ओशन का फ्लो जो जा रहा था उस हिसाब से डिब्री को फ्लो करके पहुंचना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया. एग्जैक्टली. सही है. क्योंकि मैं जब मैप देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी नियरेस्ट तो ऑस्ट्रेलिया ही बनता है. एब्सोल्युटली. बट सारी जो हमें मिल रही है वो मेडागास्कर और इस तरह के अफ्रीकन रीजन्स में उसकी डिलीवरी. अच्छा, अब मजे की बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें कुछ भी नहीं मिला. सही है. और फिर उसके बाद थाईलैंड के अंदर कुछ पीसेस डिब्री के जो हैं वो डिस्कवर हुए हैं, लेकिन उनको फौरन छुपा दिया गया. और फिर बाद में उनको ये बोला गया कि एक मित्सुबिशी रॉकेट है, जापानीज रॉकेट, उसके पीसेस हैं. तो फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है समझे रिसर्चर्स ने और जर्नलिस्ट ने जो कंपनी है मित्सुबिशी, इसको जो है अप्रोच किया. उनको बोला कि आपका कोई रैकेज है ऐसा जो समझे अनकॉल्ड फॉर है या आपकी गिनती में. उन्होंने कहा कि हमारे पास 100% समझे उसका जो ना रिकलेक्शन रेट है कि हमारा जो भी रॉकेट अगर बाहर जाता भी है तो उसका जितना भी जो डिब्री गिरती है हम सारी वो कलेक्ट करते हैं. हमारा 100% जो ना इस तरीके से हमारा रिकॉर्ड है, हम सब कुछ कलेक्ट कर लेते हैं. तो थाईलैंड के शोर्स पे हमें मिला है. अच्छा, और हमारी आज की हम जो थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर भी हमें यही दिखता है कि जहाँ तक मिलिट्री रेडार ने उसको दिखाया वो बिल्कुल सही चीज़ है. इट वाज फ्लाइंग ओवर द स्ट्रेट्स ऑफ मलाका ऑन टू द निकोबार आइलैंड्स. मलाका में गई थी अभी. ओके. और वहाँ पे क्या हुआ? अभी आपने जो इंसान हम शुरू में बात भी कर रहे थे कि आपने अभी रिसेंटली जो है वो मलेशियन एयरलाइंस में आपने ट्रैवल किया. मलेशियन एयरलाइंस में नहीं, एयर एशिया में मैंने ट्रैवल किया था. बट इट इज ऑल्सो अ मलेशियन एयरलाइन. उनकी लो कॉस्ट एयरलाइन है वो. ओके. और मलेशियन एयरलाइन जो उनकी फ्लैग कैरियर है. ओके. तो अब जब हम वापसी आ रहे हैं वो रात की फ्लाइट है, तो मैं और अजलान जो है ना जब भी थोड़ी टर्बुलेंस हो हम एक दूसरे को देखे, बट वी हैव नॉट टॉक्ड अबाउट इट टिल डेट. कि हम दोनों को ऐसा लग रहा था कि हमारी फ्लाइट गायब हो जाएगी
क्योंकि हम बोलना नहीं चाह रहे थे because we didn't want to manifest Jinx it. yeah so both of us had this going on in our head और मैं अभी भी सोचती हूँ जब हाँ वहाँ पे सोचो फैमिलीज थी जो वेकेशन पे जा रही होंगी एब्सोल्युटली वो जो पायलट था जो अभी तक मतलब he wasn't even certified yet उसका करियर अभी स्टार्ट होना था there were people who were you know going to meet their families चाइना वापस जा रहे थे लोग तो 239 people just disappear एब्सोल्युटली अब से दो चीजें जो सामने आती है इसमें तुमने मुझे बोला पहली बात तो ये है कि इस पे काफी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है इस पूरे इंसिडेंट पे एंड Netflix पे भी एब्सोल्युटली और इसमें काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में सारा जो अटेंशन है वो आता है पायलट के ऊपर कि वो मेंटली अनस्टेबल था और दिस वाज अ सुसाइड उसने फलाना उसने ऑक्सीजन बंद कर दी उसने जहाज के सिग्नल ऑफ कर दिए इतना इविल दिखाया यार उस बंदे का और तो जब हमने उसकी एक्सटेंसिव रिसर्च करी तो इस तरीके का कोई भी डेटा सामने नहीं आता जहाँ पे शो होता है कि मेंटली अनस्टेबल था इनफैक्ट उसका बहुत ही अच्छी रेपुटेशन थी और अपनी बेटी से भी बड़े अच्छे से मिलके गया था एब्सोल्युटली उसकी वाइफ उसको बहुत अच्छे अल्फाजों में याद करती है उसके दोस्त उसके बारे में बहुत हाईली यू नो दे स्पीक ऑफ हिम एंड तो ये चीज तो आप अपने दिमाग से निकाल दें लेकिन वो डिप्रेस था ऐसा कोई सीन था एक ये भी पता चला था कि उसके घर में एक सिम्युलेटर है जिसमें एग्जैक्ट वो रूट था फ्लाइट का वो जब गेम खेलता था तो उसने एग्जैक्ट वो रूट बनाया था फ्लाइट का जो कि MH370 का बना था इवेंचुअली सो दैट वाज समथिंग दैट रियली रेज आईब्रोज अच्छा जिस तरीके से हम अब आगे चल रहे हैं इस पूरी कहानी के अंदर ये जो तुम चीज बोल रही हो ना कि इस तरह की चीजें मिली ऐसी बहुत सारी परहैप्स हमें चीजें मिली होंगी जहाँ पे वी वर बीइंग लेड टू बिलीव के ताकि हम एक बहुत जल्दी कंक्लूजन आ जाएं और फिर हम इसको छोड़ दें हाँ क्योंकि ये इतना बड़ा केस है जिस तरह हम आगे देखेंगे इसको कि अगर ये खुल जाएगा तो परहैप्स शायद वर्ल्ड वॉर हो जाए यानी ये इतना बड़ा केस है जो अभी हम आगे डिस्कवर करने वाले हैं एनीवे तो वर्ल्ड वॉर करने वाले एब्सोल्यूट तो अभी जो हम तो जहाज अभी आप समझे निकोबार आइलैंड्स के ऊपर है इस वक्त एंड यहाँ पे इसका लास्ट नोन मिलिट्री कॉन्टैक्ट था एंड लास्ट नोन मिलिट्री कॉन्टैक्ट था फॉर अ रीजन वो इसलिए नहीं था क्योंकि मिलिट्री ने बोला कि अच्छा अब हम ऐसा करते हैं आवाज आ रही है रेडियो ऑफ कर देते हैं ऐसा नहीं था जहाज की तरफ से वो कॉन्टैक्ट बंद हो गया अब ये मिलिट्री रेडियो आप समझ लें सैटेलाइट जो इनकी जो टेक्नोलॉजी है ये इतनी कोई बच्चों वाली नहीं है कि बस यहाँ तक था और फिर उसके आगे वो उसके उससे तो पहली बात तो ये दूसरी बात मैं वापस से इस पॉइंट पे एम्फसाइज करता हूँ कि यूएस गवर्नमेंट की इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस है पूरी दुनिया पे आपकी सोच है कि कोई चीज़ भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती जाती आप ये भूल जाएं कि उनकी नज़रों से हट सकती है बदल सकती है उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग सर्वेलेंस है तो यहाँ पे जो है वो हमारे सामने यूएस की अगर हम बात करें तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि जो रशियन वो है प्यूटिन उनको इस बारे में सब पता है प्रेसिडेंट he's a president या तो उसके अलावा अभी जो हम जिस तरीके से अभी देखने वाले हैं कि काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें पता हैं इस वक्त निकोबार आइलैंड्स के ऊपर देयर वाज अ वुमन नेम्ड कैथरीन टी अनदर आई विटनेस हु सॉ वो अपने घर में खाना पका रही थी परहैप्स उसको एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ जहाज़ की आवाज़ आई है जैसे कि जहाज़ को बहुत लो हो रहा है अच्छा मैं एक और चीज़ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा जब ये पेनांग के अंदर जो सेलफोन टावर है उसकी कैपेबिलिटी नहीं होती कि जहाज़ अगर कुछ बहुत ही ऊपर 30,000 फीट पर उड़ रहा है करीब है इसका ये मतलब था कि वो जहाज जो था ना वो बहुत लो टू द ग्राउंड टावर से नियर बाय टावर से था वो उड़ रहा था दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे करीब में ही कुछ ही मील दूर डिएगो गार्सिया मिलिट्री बेस है सही है जो कि आपने सुना होगा एरिया 51 के बारे में सही है आपका पॉडकास्ट भी सुना था मैंने एब्सोल्युटली बहुत शुक्रिया तो डिएगो गार्सिया एक वाहिद ऐसा बेस है यूएस का जो कि एरिया 51 से ज़्यादा सीक्रेटिव बेस है इनफैक्ट कोविड के ज़माने में कुछ रेफ्यूजीज थे जो वहाँ पे वॉशअप होके पहुँच गए थे बेसिकली सेकंड आइलैंड तो वो वहाँ पे रेफ्यूजीज थे वहाँ डिजर्टेड सीन था वो वहाँ पे वॉशअप होके पहुँच गए 20 से 30 लोग थे जिनको वहाँ पे पहुँचते ही वहाँ पे अरेस्ट कर लिया और 3 साल तक उनको वहाँ पे उन्होंने कैद रखा अब ऐसा उन्होंने वहाँ पे क्या देख लिया होगा डिएगो गार्सिया बेस पे उनको कैद कर लिया और कोई ह्यूमैनिटेरियन एड पेनांग के करीब है एब्सोल्युटली इंडियन ओशन में आप समझ लें वहाँ पे डिएगो गार्सिया बेस जो है वो बना हुआ है तो मतलब कि ये लेवल है सीक्रेसी का और सर्वेलेंस का एंड
जहाँ पे सर्वेलेंस की बात आती, तो अब हम आते हैं मेन चीज़ के ऊपर कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। सही है, शहीर नोज। तो यहाँ पे जो चीज़ सामने आती है वो ये है कि कैथरीन टी के मुताबिक जो उसने अपनी आंखों से देखा वो ये था कि उसने आवाज़ सुनी जहाज़ की। वो अपने घर से बाहर आई कि देखने के लिए इतनी ज़्यादा तेज़ आवाज़ क्यों आ रही जहाज़ की। तो उसने अपनी आंखों से देखा कि एक जंबो जेट लाइनर है, उसके ऊपर वही वैसी स्ट्राइप बनी हुई जैसे मलेशियन एयरलाइन वाली है। और उसने ये देखा कि वो जो जहाज़ है उसके पीछे से बहुत सारी स्मोक निकल रही है और एक ऑरेंज टिंज है उसके अराउंड, मतलब कि एक ऑरेंज ग्लो है उसके अराउंड। अच्छा, उसके बाद वो फॉर सम रीजन कोई अंदर बच्चा रो रहा था या कुछ था, वो अंदर वापस गई क्योंकि उसको बस ये होता हुआ दिख रहा था सामने, वो अंदर गई है वापस। उसके बाद वो ये बताती एकदम से वो आवाज गायब हो गई। उसके बाद वो वापस बाहर आई, उसने देखा कि जहाज वहां पे नहीं था। ऑलराइट, अच्छा, अब ये हमारे पास 2 आई विटनेस टेस्टिमनी अब आ गए, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी भी आई विटनेस टेस्टिमनी मुझे याद रहना थोड़ी देर में, सही है, मगर वो कुछ देर बाद आती है, वो अभी नहीं आती। तो अब हुआ ये है कि ये इंसिडेंट हुआ 8 मार्च में। यस, तो 18 मार्च को समझ लें आप, 18 मार्च को यूट्यूब पे एक वीडियो लीक होती है। ऑलराइट, एंड अब मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, मैं आपको भी वीडियो दिखाऊंगा और हमारे जो व्यूअर्स हैं वो स्क्रीन पे वीडियो जो है वो देख पाएंगे। और ये एक ऐसी वीडियो है जो अनसीन फुटेज है। दिस इज, समझ लें, इट इज़ अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर एवरीबडी टू सी, बट आज हम इसको जो है वो समझ लें स्पेसशिप पॉडकास्ट में जो है वो इसको एक्सक्लूसिवली हम जो है वो रिवील करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो मैं आपको फुटेज अभी दिखाने वाला हूँ, ये फुटेज है यूएस, समझ लें एयरफोर्स ड्रोन की फुटेज है ये। ओके, ऑलराइट, एंड ये फुटेज जो है वो लीक हुई यूट्यूब पे। एंड इस फुटेज में जो था, अब हम उसको डिस्कस करेंगे। यूएस की ड्रोन की फुटेज लीक हो गई, किसी ने लीक करी है। ओके, ऑलराइट, somebody must have hacked it। कुछ इस तरह का सीन हुआ जो अभी हम देखेंगे। पहले हमें देखते हैं फुटेज में क्या था, उसके बाद फिर हम आगे जाए वो चलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बता दूं, ये जो ड्रोन है, सही है, इसके ड्रोन की फुटेज के बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप कुछ कोऑर्डिनेट्स देखेंगे और एक स्पेसिफिक एक नेम टैग देखेंगे, उसका मैं मतलब आपको बताऊंगा। इनफैक्ट मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाता हूँ। तो ये वरीशा आपको भी दिख रहा है, जो स्क्रीन पे हमारे लोग हैं उनको भी दिख रहा होगा कि ये बेसिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पे क्रॉप हुआ हुआ है, ये क्रॉप हुआ हुआ है जस्ट बाय चांस। जिस बंदे ने लीक करी है वो इतना ही रिकॉर्ड कर पाया। ये मार्च 18-17 की बात है कि यूट्यूब पे वीडियो लीक हुई है। इसके ऊपर लिखा हुआ है NROL-22। NROL-22 जो एक सैटेलाइट का नाम है, सही है। और ये जो ड्रोन है ये उस सैटेलाइट को रिले कर रहा है ये इमेजेस। ये जो ड्रोन है ये MQ-9 रीपर ड्रोन है यूएस एयरफोर्स का, सही है। और ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर रन कर रहा है जिसका नाम है गॉर्गन स्टेयर, सही है। और बेसिकली इस ड्रोन का काम ये है, ये एक हेक्सागोनल पैटर्न में उड़ता है एक किसी भी जगह पे जहाँ पे सर्वेलेंस की जरूरत होती है। तो तुमने देखा होगा मूवीज के अंदर या इवन इन अ वॉर जोन सिनेरियो के ड्रोन की सर्वेलेंस होती है, जहाँ पे ड्रोन के थ्रू वो अपने टैक्टिकल फोर्सेस को बता रहे होते हैं कि आगे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, यहाँ पे लोग हैं। तो ये वो वाली टेक्नोलॉजी है, बट ये 2014 के अंदर है, तो इतनी ज्यादा ये एडवांस नहीं हुई है। एब्सोल्युटली। तो इसका वर्जन 1 भी था जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ, जो भी प्ले होगी, बट वर्जन 1 का फ्रेम रेट बहुत लो था। इसका भी लो है, ये पार्ट समझो वर्जन 2 है गॉर्गन स्टेयर का। मतलब इसको थोड़ा रिफाइन किया हुआ, इसको रिफाइन नहीं किया हुआ, ये एज इज है। ये जो यूट्यूब पे लीक हुई है ये वो फुटेज है, मैं प्ले कर रहा हूँ आपके लिए ये फुटेज। एंड आप इसमें नोटिस करेंगे कि जहाज जो है हमें आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है ना, ये 20,000 फीट की बुलंदी से इस जहाज को रिकॉर्ड कर रहा है ऊपर से, और ये जहाज बहुत लो टू द ग्राउंड हो रहा है। नीचे आपको समंदर दिख रहा है और आसमान दिख रहा है, ऐसे ही, और बहुत राउंड। अच्छा, अब एकदम से ना इसके करीब एक और बात है, कुछ घूम रहा है, ठीक है। अभी आपको दिख रहा होगा, अब 2 ऑर्ब हो गए, अब एकदम से 3 ऑर्ब हो गए। ओह माय गॉड। अब ये सब जो है ना, ये ड्रोन जो है वो रिकॉर्ड कर रहा है। जो बंदा इस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है वो भी समझो बहुत ही एक यानी सुकून वाले तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है। एंड ये सब चीज जो है ये इस MQ-9 ड्रोन में, रीपर ड्रोन में कैप्चर हो रही है। अच्छा, अब थोड़ी देर के लिए हम इसको यहाँ पे पॉज करते हैं, इधर इस जगह पे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अब आप नोटिस करेंगे कर्सर है यहाँ पे, तो ये जो फुटेज है ये लाइव रिकॉर्ड नहीं हुई भी, मतलब कि रिकॉर्ड तो हो गई जहाँ पे भी हो रही थी। जो कैमरा सिस्टम है उसका नाम है गॉर्गन स्टेयर, एंड जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम है WAMI, WAMI, मतलब कि वाइड एरिया मोशन इमेजरी,
वाइड एरिया मोशन इमेजरी, वैमी सॉफ्टवेयर है बेसिकली, जिसके ऊपर हम ये देख रहे हैं। और ये जो कंपनी जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसका नाम है सिएरा नेवाडा। ये एक एक्चुअल गवर्नमेंट कंपनी है यूएस की जो ये सब बनाती है। तो जो मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये मैं हवा में से निकाल के नहीं बता रहा हूँ, ये एक्चुअल प्रोग्राम है जो एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, अब आपने नोटिस करेंगे यहाँ पे कर्सर है, तो हम वैमी सॉफ्टवेयर के थ्रू इस फुटेज को भी देख रहे हैं। जिसने भी लीक, एब्सोल्युटली, जिसने भी लीक करी है ना, वो वैमी सॉफ्टवेयर के थ्रू बेसिकली इसको फॉलो कर रहा है। इसको उसने बेसिकली रिकॉर्ड हुई फुटेज को उसने उसके ऊपर से रिकॉर्ड करी है बेसिकली, समझो स्क्रीन रिकॉर्ड हुई है वैमी सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब तुम देखो यहाँ पे जो ये 3 इसके साथ और उड़ रहे हैं। अब हम इसको प्ले करते हैं आगे, और अब ये जहाज जो है वो जा रहा है, आगे जा रहा है, और देखो किस तरीके की ट्रायंगल फॉर्मेशन में जो है ना ये ड्रोन्स उड़ रहे हैं। ऑलराइट, और ये उड़ रहे हैं और एकदम से जहाज गायब हो गया। ऑलराइट, अब मैं इसको जरा रिवाइंड करता हूँ तो मैं वापस से दिखाता हूँ स्लो मोशन में कि ये उड़ रहे हैं यहाँ पे, लिटरली वैनिश्ड इनटू थिन। ये उड़ रहे हैं यहाँ पर, और एकदम से ये जो और करीब आए हैं इन ऑलमोस्ट लाइक अ बॉल ऑफ लाइट। हालांकि वहाँ पे कोई लाइट उस वक्त नहीं थी, इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी क्या हुआ था। इट जस्ट वैनिश्ड। तो ये पहली फुटेज है जो लीक होती है। और उसके बाद अब नोटिस करो कर्सर जो है वो ऊपर जाता है, कर्सर ऊपर जा रहा है, देखो क्लोज करने के लिए विंडो, और ये एकदम से विंडो क्लोज हो गई। अच्छा, अब इसके साथ एक सेकंड फुटेज लीक होती है जो कि अब मैं तुम्हारे लिए प्ले कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एक कलर फ्लेयर टेक्नोलॉजी है, मतलब कि ये भी MQ-9 रीपर ड्रोन के अंदर है। और ये थर्मल इमेजरी हमें शो कर रहा है। इसमें हमें पूरा प्रॉपर थर्मल उसका फुटप्रिंट जो है इस पूरे इंसिडेंट का दिख, सिमिलर पैटर्न में। एब्सोल्युटली। और जब इसकी फुटेज की हमने उसको समझो लोकेशन कोऑर्डिनेट्स को ट्रैक किया तो एग्जैक्टली निकोबार आइलैंड्स के ऊपर ये टेक प्लेस कर रहा है। ऑलराइट, तो अब हमें जो और इतने स्मोक का बोला था, एब्सोल्युटली, तो वो स्मोक भी निकलती हुई दिख रही है। अच्छा, अब ये क्योंकि थर्मल फुटेज है और ये सेम, अच्छा यहाँ पर पॉज करते हैं इसको। एब्सोल्युटली स्पाइरल भी आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि हम जो देख रहे हैं ना वो बेसिकली 2 ड्रोन्स हैं जो शूट कर रहे हैं। तो एक ड्रोन ने ऊपर से शूट किया इसको, और एक ड्रोन ने जो है हॉरिजॉन्टल ऑलमोस्ट लाइक ऑन आई लेवल इसको जो है वो शूट कर रहा है। और अब हमें दिख रहा है यहाँ पे थर्मल फुटेज इन रियल टाइम कि एग्जैक्टली इस मलेशियन एयरलाइंस MH370 के साथ हुआ क्या है। तो अब ये जो भी बंदा है, और बाय द वे इसको एक सेकंड वापस यहाँ पे पॉज करता है, तो नोटिस करो कि ये एक्यूरेट इमेजरी है, बिकॉज जहाज के अंदर जहां से वो ऑरेंज ग्लो जो है वो वहां से जहां से थ्रस्ट उसका बाहर निकल रहा है, और फिर जो ऑर्ब्स हैं वो किस तरीके से ग्रीन और ब्लू जो है वो हमें दिख रहे हैं। और ग्रीन और ब्लू जो है ना ये बहुत ही बड़ा साइन है कि दिस इज प्लाज्मा एनर्जी। और एकदम से गायब हो गया, देखो। अब मैं इसको वापस से रिवाइंड करता हूँ तो देखो जरा, ये स्लो मोशन में इनको देखते हैं। अब ये देखो ये जा रहा है और फिर एकदम से ये ऑलमोस्ट इन अ बॉल ऑफ ब्लैक लाइट, सो ये देखो, और ये गायब हो गया। I don't know, I don't want to sound dumb, but could it be that they were trying to figure out कि जहाज के थ्रू हम लाइट ईयर्स ट्रैवल कर सकते हैं? So अब जो मैं चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, अब जो आप सुनेंगे चीज़ें, बेसिकली ये फुटेज जो है ये मैंने इसलिए आपको दिखाई कि आपको मैं इन पर्सन भी दिखा सकूँ, और आप सब ने भी जो है वो देख ली होगी। अब जो हम डिस्कस करेंगे ना चीज़ें, वो चीज़ें ऐसी हैं जो हर किसी के शायद समझ में ना आए, जिनकी समझ में आ जाए बहुत अच्छी बात है, हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की। बट ये जिस टेक्नोलॉजी को आपने अभी देखा है, ये वो टेक्नोलॉजी है जो गवर्नमेंट समझें गवर्नमेंट के पास है, एंड लोगों के ना ही दिमाग में समझ आने वाली चीज़ें ये, ना ही लोग इस पर बिलीव करेंगे अभी। सही है, तो ये ऑर्बिट कर रही हैं, जो ऑर्बिट कर रही हैं। तो पहली बात तो ये है, देयर इज सो मच टू अनपैक ओवर हियर, कि ये जो 2 ड्रोन्स हैं इन्होंने इस पूरे इंसिडेंट को शूट किया, ये फुटेज जो है ये लीक हो गई। अच्छा, ये फुटेज जो है ये लीक होती है, और ये लीक कब होती है? ये 2014 में लीक होती है, the year that this happened. Absolutely. और ये लीक हो रही है समझो चंद हफ्ते बाद, सही है, मतलब कि मार्च 18, ज़्यादा टाइम नहीं गुजरा है, रफली सम वीक्स, और उसके बाद ये फुटेज लीक होती है। तो पहली बात तो ये मैं बोलना चाहूँगा कि ये 2014 की बात है। तो पहली बात अपने दिमाग से निकाल दें, ये कोई AI फुटेज है, इस तरह कोई सीन। दूसरी बात ये है कि अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम हर चीज़ को स्टेप बाय स्टेप एनालाइज करें, बट मैंने इस पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया। तो मैं आपको बता दूं कि इस फुटेज के अंदर जो स्पेशली जो थर्मल फुटेज है, पहली बात तो ये है इसके, तो पहले हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप इसको डिकोड करते हैं कि पहले हम जो कि फेक क्यों नहीं है। सही, फर्स्ट जो देखी, फर्स्ट चीज़ जो ये है वो ये है कि एक इंसिडेंट है, और अगर आप इन दोनों वीडियोस को एक साथ प्ले करें तो दोनों सिंक में, पैटर्न है, सेम सिंक्रोनाइजेशन जो है वो आई थिंक देखने में भी पता चल रहा है, देखने में पता लग रहा है। एब्सोल्युटली।
दूसरी बात यह है कि इसके बारे में लोग जो है कुछ बोलते हैं कि अच्छा ओके, आप नोटिस करेंगी कि जब जहाज मूव हो रहा है तो क्लाउड्स पीछे मूव नहीं हो रहे हैं, तो लोगों ने बहुत इजीली इस चीज़ को बोला कि क्लाउड्स मूव नहीं हो रहे, इसका मतलब है कि फेक है। तो ये जो वैमी फुटेज है, जो सॉफ्टवेयर है, जब आप इसकी वेबसाइट पे जाके, अब शायद आपको इसकी वेबसाइट ना मिले और इस पर भी मैं बताऊंगा कि क्या सीन है, मगर जब आप इसकी वेबसाइट पे जाके जब देखेंगे तो उन्होंने पूरा एक्सटेंसिव अपना वो बताया हुआ प्रोसीजर कि हमने ऑन पर्पस इस टेक्नोलॉजी के अंदर पैरेलैक्स की जो वो है ना चीज़, उसको हम मिटिगेट कर देते हैं ताकि अगर पैरेलैक्स होगा को फॉलो करें। एब्सोल्युटली, हम जिस ऑब्जेक्ट को फॉलो कर रहे हैं सिर्फ उसके ऊपर जो है ना मेन फोकस रहेगा, दुनिया नहीं हिलेगी। अगर दुनिया हिल रही होगी तो आप एकदम से डिसोरिएंटेड हो जाओगे कि सब कुछ एक तो पैरेलैक्स मिटिगेशन का स्पेशल उसके अंदर ये सॉफ्टवेयर उसके अंदर डाला गया है कि वो ना है, तो इसकी वजह से क्लाउड्स आपको मूव होते हुए नहीं दिखेंगे। सही है। उसके बाद स्पेशली जो थर्मल फुटेज है उसमें जब आप ये इस चीज को फ्रेम बाय फ्रेम जब आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे प्लाज्मा का जो एनर्जी है ना, जब आप उसको कलर पिरामिड के ऊपर भी अगर उसको चेंज करते हैं, उसका प्रिज्म चेंज करते हैं, तो आप देखेंगे कि क्लाउड्स के ऊपर भी उसकी जो एनर्जी है वो कुछ हल्का सा जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। फिर जो ऑर्ब्स हैं वो जहाज के पीछे से घूम रहे हैं। 2014 के हिसाब से मतलब ये सब चीजें थोड़ा स्टेज करना जो है वो थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, अब अगर ये फुटेज फेक भी होती तो अब जो हम अब चीजें अनकवर करेंगे ना। अच्छा, हाँ, बिफोर यू अनरावल एनीथिंग, मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये फुटेज थी तो जो इतनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज बनी है, जो इतनी सारी वीडियोस बनी है, उनमें कहीं दूर दूर तक इनको टच भी नहीं किया। एब्सोल्युटली, जरा सा भी मेंशन नहीं किया। एब्सोल्युटली, क्योंकि हमें गुमराह करने के लिए वो बनाई गई है, ताकि लोग ये कंसिडर करें कि या मे बी इट वाज जस्ट द ऑक्सीजन लेवल्स दैट ड्रॉप्ड, और मे बी इट वाज जस्ट द पायलट हु वाज क्रेजी। देखो, गुमराह करने के अलावा जिस तरीके की रिसर्च रिक्वायर्ड है परहैप्स, क्योंकि लोगों ने देखो वही रिसर्च करेंगे चीज जो उनको सामने जहाज से रिलेटेड दिखेगी। हाँ, और स्पेशली जब फुटेज बैक देन आई थी किसी को नहीं पता था कि क्या है, ये क्या फुटेज है। ये तो आहिस्ता आहिस्ता जो चीजें अब फॉलोइंग दिस फुटेज सामने आना शुरू हुई, और ये अब जाके देखो हम 2025 में बात कर रहे हैं, 10 साल हो गए, 11 साल हो गए, तो अभी भी हम बात ही कर रहे हैं। ऑलराइट, तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता आई होप इस पॉडकास्ट को देख के और यूट्यूब पे लोग कंटेंट देखें इस चीज़ को, क्योंकि ये जो थ्योरी है दिस इज़ आउट देयर, दिस इज़ वन ऑफ द थ्योरीज, लेकिन जिस तरीके से आज जो चीज़ें सामने आ रही हैं इस तरीके से परहैप्स उस वक्त ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो उसके बाद बेसिकली हुआ ये है कि ये फुटेज लीक होती है, लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग उसके बारे में बात करते हैं बट दे डोंट नो व्हाट टू डू, लाइक उस वक्त इन डेप्थ में जा ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली, और ना उस वक्त इस टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बातचीत थी। अच्छा, बहुत रिसेंटली ये बात हुई है कि पेंटागन के अंदर कुछ पेपर्स डिक्लासिफाई हुए हैं जिसके अंदर उन्होंने जो है डर्ड्स, एक डॉक्यूमेंट का नाम है डर्ड्स, जिसका नाम है डॉक्यूमेंट्स ऑफ समथिंग रिलेशंस समथिंग, मुझे जो है उसका नाम याद नहीं आ रहा, एक सेकंड मुझे, मैं भी चेक कर लेती हूँ, एक सेकंड, लेट मी जस्ट क्विकली, हाँ सॉरी, लेट मी जस्ट टेल यू। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स उनका नाम है डर्ड्स, मीनिंग दैट डिफेंस इंटेलिजेंस रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स। आपको चैट जीपीटी से भी ज्यादा पता है। तो डिफेंस इंटेलिजेंस रेफरेंस डॉक्यूमेंट जो है उसके अंदर ये चीज़ डिक्लासिफाई हुई है कि यूएस गवर्नमेंट के पास जो है वो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी है। You know, when you showed me the footage, मेरे दिमाग में बस ऐसे चल रहा था कि बीच में जो है वो न्यूट्रॉन और उसके अराउंड जो है इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। अब जो हमने देखा है बेसिकली जिम न्यूट्रॉन के अंदर जो हम देखते हैं उस तरह की चीज़, तो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन प्रोपल्जन एंड मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक टेक्नोलॉजी। अब ये क्या है, अब ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो बेसिकली आपने जो फुटेज के अंदर देखा है ना, ये फुटेज के अंदर एक दफ़ा मैं फिर से, लेट मी जस्ट पुल अप द फुटेज सो वी कैन गो फ्रेम बाय फ्रेम सो दैट आई कैन शो यू एग्जैक्टली व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये फुटेज के अंदर आप जो देख रही हैं ना, ये जो ऑर्ब्स घूम रहे हैं ये हाइपरसोनिक प्लाज्मा ऑर्ब्स हैं, सही है। तो बेसिकली ये एक फ्यूजन रिएक्टर है जो हवा में उड़ रहा है। अब ये बहुत ही मुश्किल है इस बात को बिलीव करना कि एक फ्यूजन रिएक्टर हवा में कैसे, समझ लो एक मशीन है जो हवा में उड़ रही है और उसके इर्द गिर्द जो है वो प्लाज्मा है। ऑलराइट, ओके, हाइपरसोनिक प्लाज्मा ऑर्ब्स है जो आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रही हैं, जो 3 की फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं। अच्छा,
ये आप समझ लें पॉलीहीड्रल फॉर्मेशन के अंदर उड़ रहे हैं 2014 से ये 2014 के अंदर ये चीज जो है सामने है। एब्सोल्युटली। तो ये पॉलीहीड्रल फॉर्मेशन में उड़ रहे हैं। क्यों उड़ रहे हैं? क्योंकि साइंस हमें ये बताती है कि ट्रायंगुलर जो फॉर्मेशन है, डीएनए बना रहे हैं ट्रायंगुलर फॉर्मेशन जो है उसके अंदर वर्म होल बनाना बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो अगर आप रोटेटिंग सीक्वेंस के अंदर वर्म होल क्रिएट करते हैं तो आपको लेस नेगेटिव एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ओपन अ वर्म होल। So you are saying they're in a parallel dimension right now? Yes, could be. तो जो basically they've opened what's known as an Einstein-Rosen bridge. So what I'm trying to say, थोड़ा सा मैं इसको जरा easy अल्फाजों में बताता हूँ आपको। फिस्ट्यूला बना दिया ना। तो basically हो रहा ये है कि 3 मशीनें हवा में उड़ रही हैं और उनके इर्द गिर्द जो है वो प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या होता है पहले ये बता दूँ मैं आपको। तो बर्फ है, बर्फ को पिघला देंगे तो पानी बन जाएगा। एक चौथा टाइप ऑफ मैटर होता है प्लाज्मा, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और फिर चौथा होता है प्लाज्मा। तो बर्फ को पिघला देंगे तो पानी बन जाएगा, पानी को गर्म करेंगे तो गैस बन जाएगी, और गैस को भी अगर आप गर्म करेंगे ना तो वो एटम्स अपने को टूट के जो टूटने के बाद जो मिलता है ना वो प्लाज्मा होता है। अच्छा, उसके अंदर जो है ना प्लाज्मा के अंदर आप समझ लें प्लाज्मा के थ्रू आप लाइट और एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन का मतलब ये है, ए न्यूट्रॉनिक फ्यूजन प्रोपल्शन का मतलब ये है दैट, सच में मुझे लग रहा है मेरा वाइब हो रहा है। तो उसका मतलब ये है, सॉरी फॉर द व्यूअर जो अपना दिमाग को अच्छे सोच रहे हैं, क्या न्यूट्रॉन नहीं है, ये समझना बहुत जरूरी है। आइसोटोप है जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं। तो बेसिकली ये ए न्यूट्रॉनिक का मतलब ये है कि धमाके के अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है। कोई न्यूक्लियर बॉम्ब अगर फटता है तो बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है। ए न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि क्लीन है ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, मतलब कि कोई डिस्ट्रक्शन कुछ नहीं होगी, बस जो चीज अगर को टारगेट कर रहे हैं बस एग्जैक्टली उसी चीज को टारगेट होगा। और ये तीनों जो पॉलीहीड्रल फॉर्मेशन के अंदर उड़ रहे हैं, अच्छा ये मैग्नेटाइज्ड है, ये मैग्नेट, अगर साथ से कोई परिंदा भी गुजरता है उसको कुछ नहीं होगा। जिसको ये टारगेट कर रहे हैं सिर्फ उसी को होगा। और आप समझें कि जो मैंने बात करी है इसकी डायनामिक प्रोपल्शन की, तो इसके अंदर बेसिकली हो रहा ये है कि प्लाज्मा जो है इन चीज को सराउंड कर रही है, एंड प्लाज्मा को जो है ना कंटेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जो साइंटिस्ट है, अमेरिकन साइंटिस्ट, जो बेसिकली डर्ट्स के अंदर जो पूरा ना पेपर डिक्लासिफाई कर रहा है, क्योंकि अच्छा डिक्लासिफाई करने का मतलब क्या है, उन्होंने बोला कि किसी को पता ही नहीं कि क्या चीज़ है। अगर आप किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ पढ़ें कि ये हाइपरसोनिक प्लाज्मा ऑर्ब्स की बात हो रही है, आप बोलोगे कोई लैब में कोई चीज़ हो रही है, मगर यूएस एयरफोर्स ने समझो ढके छुपे अल्फाजों में ये मान लिया कि हमने जो है इसको ये करा हुआ है। अच्छा, अब साइंटिफिक टर्म्स में प्लाज्मा को एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है। ये एक्सपेरिमेंट ही है जो हम देख रहे हैं, जो हमने देखा है इस वीडियो के फुटेज के अंदर। 239 लोगों की क्या, इट इज वेरी सैड, वेरी अनफॉर्चुनेट, और हम इस पे भी थोड़ी देर में बात करेंगे कि मैं तो जहाज में नहीं उड़ना चाहती, तो इसी एक्सपेरिमेंट का पार्ट। इट इज वेरी सैड एंड वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे became what became of those people, but basically तो जो हम उस डॉक्यूमेंट में पढ़ते हैं किसी को भी समझ नहीं आएगा कि क्या है। तो ये लिंक करना इसको उससे, ये जो है ना असल एक वो चीज है कि अच्छा यहाँ पे यूएस एयरफोर्स ने इसको, यूएस गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, रिसर्च किया, वो ही लिंक कर सकता है इसको। एब्सोल्युटली। अच्छा, तो मेन चीज मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो साइंसदान है यूएस गवर्नमेंट के, उन्होंने इस चीज को जब एनालाइज किया कि अच्छा प्लाज्मा को कंटेन करना बहुत मुश्किल है, जो प्लाज्मा बॉल्स हैं इसको कंटेन करना बहुत मुश्किल है, तो इसके अंदर जो है हमारे सामने वो ये चीज आती है कि अब प्लाज्मा को कंटेन नहीं कर सकते तो वो निकल रही है। तो उन्होंने ये डिसाइड करा कि क्यों ना हम प्लाज्मा को एज अ प्रोपल्शन सिस्टम यूज करें। तो ये जो मशीन्स हैं, नाउ आई विल डिकोड दिस फॉर यू, ये जो मशीन्स हैं ये हवा से, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर से जो हमारे पार्टिकल्स हैं उसमें से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑक्सीजन में से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करके उसको पीस के उसकी एनर्जी बना के उसको एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं, और उसके थ्रू ये मशीन्स हवा में उड़ती हुई हमें दिख रही हैं। तो ये फ्री एनर्जी, सेल्फ सफिशिएंट समझ लें ये ऑर्ब्स हैं, या आप इसको जो है वो रॉकेट सिस्टम कह लें, रॉकेट तो नहीं कहेंगे, उसके अंदर जो है मतलब इनको कोई मैनुअली नहीं ऑपरेट कर रहा, तो इसको जो आप समझ लें रिमोटली ऑपरेट हो रही है। सही है, किसी भी फ्यूल टैंक की या फ्यूल की जरूरत नहीं है। आप स्पेस जा रहे हैं, आप रॉकेट भेज रहे हैं, तो आपको फ्यूल चाहिए उसके लिए। ये हवा से फ्यूल हाइड्रोजन आइटम्स निकाल के उसको पीस के उसके में से जो एनर्जी जो बन रही है ना उसको यूज करके
ये अपने को जो ना प्रोपेल कर रहे हैं आगे। सही है। उसके थ्रू हम देख रहे हैं कि इतनी एफिशिएंटली ये मूव हो रहे हैं एंड दे कैन मूव एट द स्पीड ऑफ लाइट। प्लाज्मा कैन मूव परहैप्स एट द स्पीड ऑफ लाइट इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो दे हैव यू नो द पॉसिबिलिटी टू मूव दैट फास्ट। तो जब तीन एक साथ मिलते हैं और वो मैग्नेटाइज होकर एक पॉलीहेड्रल फॉर्मेशन बनाते हैं और वो जब अपनी सारी एनर्जी एक जगह पे फोकस करते हैं तो फिर उसके बाद देयर इज अ पोर्टल दैट ओपन्स अप। तो बेसिकली टाइम और स्पेस जो है वो डिसरप्ट हो रहा है बेसिकली, इट्स ओपनिंग अ पोर्टल ऑलमोस्ट लाइक अ मिरर जिसके अंदर जहाज चला गया। अब जहां तक बात रही, कुछ लोग ये भी बोलेंगे, सोचेंगे कि यार ये तो साइंस फिक्शन वाली बातें, ये सब वर्म होल और ये सब चीजें। तो इसमें जो यूएस समझ लें आप, एक रिप्रेजेंटेटिव है व्हाइट हाउस का, उसका नाम है माइकल क्रैटजियो। उसने व्हाइट हाउस की स्पीच के अंदर, मतलब कि टाइप एडिटेड स्पीच के अंदर उसने बोला है कि नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी, और आप ये यूट्यूब पे सर्च, गूगल सर्च कर सकते हैं, नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी टू ओपन वर्महोल्स। नहीं, उसने तो ढके छुपे अल्फाजों में उसने बोला कि नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी टू मैनिपुलेट टाइम एंड स्पेस। एंड डोनाल्ड ट्रंप ने काफी जगहों पे इस चीज को बोला है कि यू कैन नॉट इमेजिन द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी द यूएस हैज। यू कैन नॉट। हम तो अभी सोच रहे हैं एआई, वाओ हमारे पास एआई है। एब्सोल्युटली। तो बेसिकली हुआ ये है कि ये सब डॉक्यूमेंट जो हैं ये हमारे पास हैं, ये पेपर्स हमारे पास है मौजूद, जिससे हम लिंक कर सकते हैं कि ये एक यूएस एयरफोर्स ऑपरेशन था। सही है। अब ये क्यों हुआ है, ये इसको स्टडी कर रहे थे, ये टेस्ट कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं सामने रखना चाहूँगा, वो ये हैं कि तो ये जो ऑर्ब्स हैं, ये बनाने वाले भी यूएस मिलिट्री या यूएस एयरफोर्स या लॉकहीड मार्टिन, दो बड़े नाम हैं जो सामने आते हैं, जो जिनके पास ये पोटेंशियल है कि वो इस प्रकार का पक्षी बना सकते हैं। एब्सोल्युटली, इस चीज को जो है ना वो इसके साथ खेल सकते हैं, इस चीज को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके। अच्छा, अब जो बात आती है वो सामने वो ये आती है कि ठीक है, बट इसका इन सब चीज़ों का लिंक, इसके साथ क्या लिंक बन रहा है, वो क्या मतलब क्या प्रूफ है कि किस तरीके से आप बोल सकते हैं कि ये वही चीज़ है, वही है। तो जिस तरह मैंने आपको बताया, ये यूएस एरियल सर्वेलेंस सिस्टम है जिसने ये सब कुछ कैप्चर किया है। सही है। 2014 के अंदर इस इंसिडेंट के कुछ टाइम बाद बहुत बड़ी न्यूज़ बनती है कि एडवर्ड लिन नाम का एक आदमी है जो कि यूएस समझो लेफ्टिनेंट कमांडर है यूएस नेवी के अंदर। ऑलराइट, वो जो है ना उसको एकदम से जो है ना वो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट जो है उसको वो कर देती है, डिपोर्ट नहीं करती है उसको, जो है बेसिकली सजा दे देती है। ओके। सजा दे देती है कि तुमने जो है वो हमारे साथ एस्पिनाज किया है, सैंक्शन, तुमने हमारे साथ एस्पिनाज किया और हम तुम्हें जेल भेज रहे हैं, और उसको 9 साल की जेल का बोल देते हैं कि तुम्हें 9 साल की जेल हो गई है। सही है। अच्छा, अब so is he the same guy who leaked this footage? That is what it's a speculation. That is where perhaps all the data points towards, because उसका जो लेना देना था ना वो था वैमी से, आई वुड से वो यूएस नेवी में था, और उसका एरियल सर्वेलेंस के साथ उसका लेना देना था। तो जैसे ही ये फुटेज लीक होती है, पहली बात तो ये लोगों को पता ही नहीं क्या, क्योंकि जब ये यूट्यूब पे लीक हुई दोनों वीडियोस, तो इसके ऊपर ये नहीं लिखा हुआ था कि मलेशियन एयरलाइंस MH370, ये नहीं लिखा हुआ था। इसके ऊपर बस ये लिखा हुआ था कि प्लेन सैटेलाइट वीडियो ऑफ अ प्लेन, इस तरीके की बात चीजें लिखी हुई थी, मतलब कि बहुत ढके छुपे अल्फाजों में। ये नहीं लिखा हुआ था कि क्या है, कि कौन सा प्लेन है। हाँ। और अच्छा, ये जो फुटेज है ये लीक हुई है परहैप्स अराउंड May 18, 17। इसकी जो डिस्क्रिप्शन है ना वीडियो की, उसमें लिखा हुआ था कि रिसीव्ड, मतलब कि 4 दिन बाद। ओके। तो उस इंसिडेंट के 4 दिन बाद का इसमें लिखा हुआ है कि रिसीव्ड एट दिस टाइम, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो उससे भी पहले। हाँ। और फिर उसके बाद ये लीक जब हुई है। अच्छा, तो ये केस सामने आता है एडवर्ड लिन का कि इसको यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट जब वो बोलते तुमने एस्पिनाज किया तुमने। और अच्छा, जब हम इसका केस उठा के रिसर्च करते हैं एडवर्ड लिन का कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया, तो जो उसके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं ना कि तुमने जो है तुमने कुछ मटेरियल के साथ जो है तुमने अनफेयर जो है ना वो तुमने जो है छेड़छाड़ करी है, जो भी करा है, वो इतने बड़े इल्जामात नहीं है कि उसको 9 साल की सजा दे। तो जो उसके ऊपर जो इल्जाम है वो छोटे हैं, लेकिन जो सजा है वो बड़ी है। तो एनीवेज, तो होता ये है कि वो अपनी जो है वो कुछ उसमें से जो है वो गिल्टी जो है ना वो कर देता है कि आई एम गिल्टी,
और बजाय से कि उसको 9 साल की 8 साल की सजा हो, वो सिर्फ 6 साल वो प्रिजन में काटता है। सही है। ठीक है, और ये 2014 में हुआ है। हाँ, उसी साल में ये सब उसी हुआ। साल में सब कुछ हो रहा है। सही है। ठीक तो है। मतलब के हाँ, इन दिस टाइम ही इज अ फ्री मैन। इन दिस टाइम इज अ फ्री मैन। अच्छा, अब जो है उसने एक और एक कंपनी जो है वो खोल ली है। ठीक है, वो एक मूविंग बेसिकली कोई कंपनी है जो आपको हेल्प करती है घर मूव सही करने है। में, ऐसा कुछ है। उसने अपना नाम चेंज कर लिया, एडवर्ड लिन से एडवर्ड सराया उसने अपना नाम कर लिया है। और अभी भी वो बहुत प्राउडली जो है वो ये बात बोलता है कि आई वॉज अ पार्ट ऑफ द यूएस नेवी, और यानी कि अपने उसमें उसकी एक वीडियो है इंटरव्यू की जो कि यूट्यूब पे भी लगी है, पब्लिकली अवेलेबल है वो। अच्छा, तो ठीक है, इस बंदे को सजा हो गई। लेकिन इस बंदे ने कहीं माना है कि इसने ये वीडियो ना ही इसने माना है और ना ही इसने डिनाई किया है। और ये जब भी कोई जर्नलिस्ट इसके पास ये सवाल लेके जाता है कि भाई MH370 की वीडियो आपने लीक करी है, अब लेट्स से वरीशा अगर वीडियो फेक है, सही है, तो यार तुम अगर तुम्हारे को इंसान लगा तुम बोल दो कि यार ये फेक है और मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ। लेकिन अगर तुम अवॉइड करने लग जाओ मतलब कुछ जर्नलिस्ट को कि तुम मुझसे कोई गलत सवाल ना पूछ रहे, तुम लोगों के नंबर ब्लॉक करने लग जाओ, तुम अपना नंबर चेंज कर लो, तुम अपना बिल्कुल सब कुछ नाम बदल लो, तुम अपना नाम बदल लो, हाँ, नाम ही बदल लो, हाँ, प्रोफेशन बदल। एब्सोल्युटली। तो इसका यही मतलब है ना कि कुछ ना कुछ दिल तो में है, चोर है। दिल में चोर है, इसका मतलब दिल में चोर है। ठीक है, तो ये चीज जो है सामने आती है। अच्छा, उसके बाद हम जो है वो थोड़ा जो है इसको और हम रिसर्च करते हैं एडवर्ड लिन को, तो हमारे सामने आती है जेनी लिन, एडवर्ड लिन की बहन सामने आती है। ठीक है, तो उनकी बहन का ये सीन है बेसिकली कि वो एक लॉयर है। सही है। और वो जब आप उनके लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके चेक करते हैं कि उनका क्या काम है, तो वो एडवोकेट हैं अगेंस्ट मास वेपन सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके। तो मैं ये कहूंगा कि भाई दुनिया में तुम्हें कोई भी जॉब मिल जाती, तुम्हें यही जॉब मिली थी, तुम जो एडवर्ड लिन की बहन हो, कि तुम जो हो मास वेपनरी ऑफ द वर्ल्ड की अगेंस्ट तुम एक एडवोकेट हो। मतलब हो सकता है उसने भाई को यूज किया हो वो। तो हमें जो समझ आता है, हमें जो अच्छा मजे की बात यह है कि उसका जो है ना उसकी जो बहन का जो मियाँ है, जेनी का जो मियाँ है, वो भी बहुत ज्यादा आप समझें व्हाइट हाउस और एंटी नहीं है वो, यानी होमलैंड सिक्योरिटी के अंदर इन्वॉल्व है वो। तो उसको CIA एजेंट्स और सबका यानी उसका मिलजुलना है, उसका उठना बैठना है उसका। तो जेनी जो है ना वो हमेशा से बहुत बड़ी एक वो रही है अपने भाई के लिए बोलने के लिए कि मेरे भाई ने कुछ गलत नहीं किया। सही है। तो और फिर जेनी ने एक आर्टिकल भी लिखा है अपने भाई के लिए नहीं, इंडिविजुअली एक अलग से उसने एक इंडिपेंडेंटली आर्टिकल लिखा है जिसके अंदर उसने ये चीज बहुत ही ऑब्वियसली बोली है कि US के पास, रशिया के पास, चाइना के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो you and I cannot imagine, and it is the kind of technology that can disrupt space and time and मतलब कि जो चीज़ हमने देखी है ना कि क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी को मिक्स करते हुए अगर वेपनरी के थ्रू यूज करा जाए, जो वो वाली फिजिक्स की बुक में एक एंड में पेज होता था जब बोलते थे ऑप्शनल है छोड़ दो, या तो समझो उसने उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो बात करी है। बट आप ये देखें कि एडवर्ड लिन जिसको सजा दी गई उसकी बहन जो है वो इन चीज़ों के बारे में बात कर रही है जो हमने उस वीडियो में देखा। सो इट्स वेरी पॉसिबल that perhaps he was sharing the footage with her and it got leaked basically उससे लीक हो गई, पोर्टल जिससे शेयर की हो, जहां से उसे शेयर करी उससे लीक हो गई, क्या उसकी बहन ने शायद बहन से लीक हो गई या उससे खुद लीक हो गई। लेकिन एडवर्ड ने ये खुद लीक नहीं करी है, बट इसके बीच में कुछ ऐसा हुआ जिसमें जहां पे ये लीक हो जाती। अच्छा, थोड़ा सा हम स्टेप जो है वो पीछे लेते हैं, हम एक विटनेस के बारे में आपने बताना था। यस एब्सोल्युटली। तो 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद बताना। अच्छा जी, तो क्या पॉइंट में बता रहा था? तो थोड़ा सा पीछे आ रहे थे हम। अच्छा, तो हम ये बात कर रहे थे कि वो जो लोग हैं जिन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया है which is the wide area imagery motion imagery software Sierra Nevada, उनका सॉफ्टवेयर उस वीडियो के अंदर दिख रहा है। और ये कैसे दिख रहा है? अच्छा, तुम ये भी देखो, जब वरीशा तुम उसकी अगर ये किसी ने फेक फुटेज बनाई होती ना तो उनको US नेवी का जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरह दिखता है, उसके अंदर की क्या, ये तो सब क्लासिफाइड है ना, ये किसी को नहीं पता होता। तो उसमें वो सब चीजें कैसे दिख रही हैं, मतलब ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं, उसके अंदर उस सैटेलाइट का नाम आ रहा है,
कर्सर जब हिल रहा है उसके अंदर नीचे वो सारे कोऑर्डिनेट्स नंबर्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और फिर जब आप किसी यूएस एयरफोर्स के बंदे को वो फुटेज दिखाओ, वैमी फुटेज, तो वो बोल देगा कि या दिस इज वैमी फुटेज। उनके लिए बहुत नॉर्मल है ये चीज, सही है। तो ये सब जब चीज सामने आई, वैमी फुटेज सामने आई, तो लोगों ने सियरा नेवाडा को कॉलें करनी शुरू करी, सही है, कि आपका सॉफ्टवेयर है, आप जरा जवाब दें कि ये आपकी फुटेज है कि नहीं है। तो उन्होंने अपने फोन लाइन जो है वो ऑफ कर दी। भाई अगर फेक है फुटेज आप तो आप बोलो फेक है, हाँ। लेकिन आपने अपनी फोन लाइंस ऑफ कर दी। उसके बाद लोगों ने उनकी वेबसाइट पे जाना स्टार्ट करा, उस प्रोग्राम बेसिकली वो उन्होंने पहले वेबसाइट पे लगाया हुआ था, उन्होंने उस प्रोग्राम को स्टडी लोगों ने करना शुरू करा। अच्छा वैमी का मतलब क्या है, आर्गस क्या है, गॉर्गन स्टेयर क्या है, ये सब चीजें जो है सामने आनी शुरू हुई। तो उन्होंने क्या करा, अपनी वेबसाइट उड़ा दी। उनकी वेबसाइट पे जाओ तो लिखा हुआ आ रहा है पेज 404 नॉट फाउंड, लिखा हुआ आता है। अच्छा यूआरएल वहां पे है, और अब आपको उनका यूआरएल भी नहीं मिलेगा। अब उन्होंने सब कुछ ही खत्म कर दिया। तो इससे हमें क्या पता लगता है भैया, आप जो है 2014 से इस पे रिसर्च कर रहे हैं। मुझे जो है ना, आप समझ रहे हैं, थोड़ा मैं वैसे ही इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ, तो मैं इसको क्लोजली इसको जो है ना फॉलो करता हुआ हूँ इस पूरी चीज़ को। बट अब जब स्पेशशिप पॉडकास्ट जब वो स्टार्ट हुई तो अभी सब चीज़ें जो है वो सामने आ रही है। एनीवे, तो जेनी लिन का जो हस्बैंड है, जिसका मैंने बताया कि उसका बहुत क्लोजली लिंक है, तो उसने एक इंटरव्यू में, क्योंकि आपको पता है मियाँ बीवी के बीच में सब बातें जो चलती हैं, सही है, तो उसने एक इंटरव्यू में बोला है कि ऐसे बहुत सारे CIA के प्रोग्राम्स हैं, नाउ आई हैव टू बी केयरफुल विद व्हाट आई एम सेइंग, जहाँ पे सिविलियंस की कैजुअलिटी को जो है ना, मतलब सिविलियंस की इट्स ओके जो लोग देख रहे हैं ये असबा जो है वो यहाँ पे घूम रही है, बट एनीवे इट्स ओके, दे वर स्टैंडिंग हियर। तो जो भी लोग इस वक्त देख रहे हैं, बता दूं कि उन्होंने ये बोला कि सिविलियंस की कैजुअलिटी जो है वो कुछ हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे इट इज पॉसिबल कि हमें ये चीजें करनी पड़ जाती हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। या तो बेसिकली व्हाइट हाउस के अंदर जो है वो एक फेमस टर्म है, जो कि ये भी एक समझे हिडन टर्म है, विच इज द गैंग ऑफ 8। टॉप 8 आप समझे ऑफिशियल जिनको साइन ऑफ करना पड़ता है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट साइन ऑफ नहीं करेगा तब तक आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। अब आप जिस प्रेसिडेंट को जितना भी अच्छा मान लें, उस टाइम पे कौन था? उस वक्त ओबामा प्रेसिडेंट था। तो हर प्रेसिडेंट को आप समझ लें, मुश्किल या आसान मुझे नहीं पता उनकी माइंडसेट के हिसाब से उन्होंने क्या लिया होगा, बट प्रेसिडेंट को साइन ऑफ करना पड़ता है इन चीज़ों पे। अब ये आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से कैसा समझें, बट ये एक रूल है, स्टेटमेंट बताइए। हाँ, ये रूल है कि उस पर आपको साइन ऑफ करना पड़ता है, ऑलराइट। उसके बगैर जो है वो कुछ भी नहीं होता। और ऐसे बहुत अच्छा, अब अगर उन्होंने साइन ऑफ कर दिया ना इस डॉक्यूमेंट के ऊपर कि ये आप कर लो, तो देन उसके बाद जो है यू आर एबल टू कमिट दिस क्राइम बेसिकली वेयर यू आर नॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट जोन। मतलब आप सिविलियन को कोई मसला नहीं है, क्योंकि आपने जो है आपके पास गैंग ऑफ 8 का जो है वो अप्रूवल है, गैंग ऑफ 8। और उसके बाद जो उसके अंदर बहुत सारे जो है ना फेमस लोग हैं जो हैं व्हाइट हाउस के अंदर, हायरार्की है पूरी। हाँ, और उस हिसाब से यू कैन पुल दिस ऑफ। अब आप बहुत सारे ऐसे ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि समझें कि वो नेचुरल इंसिडेंट था या जो भी था, बट उसके पीछे जो है काफ़ी जगहों पे इस तरीके का ऑपरेशन होता है जहाँ पे काफ़ी सारे लोगों की जाने जाती हैं, बट दिस इज इन देयर टर्म्स दिस इज ओके टू डू। दिस इज अ वेरी हाईली क्लासिफाइड प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूशन या ऑपरेशन, बट दिस इज कम्प्लीटली फाइन फॉर देम टू डू बिकॉज the outcome that they're looking at is bigger than। तो अब हमारे सामने जो वो चीज जो है वो ये सामने आती है कि वो जहाज जो है वो इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो देखने में जो है वो ऐसा लगता है कि वो जहाज जो है वो गायब हो गया है, और यहाँ पे जो है वो बात आती है थर्ड विटनेस की, जो है वो बात हमारे पास जो है वो यहाँ पे आती है। और वो बात ये है थर्ड विटनेस की कि मालदीव्स के अंदर आप समझ लें सुबह के वक्त अर्ली आवर्स के अंदर, मतलब कि जहाज़ जो है वो पूरा रात में सारा इंसिडेंट हुआ है, बट सुबह के वक्त 15 से 20 लोगों को वही मलेशियन एयरलाइंस वाला जहाज़ दिखा है वहाँ पे, एंड फ्लाइंग विद द सेम स्मोक। उन्होंने जो है उसको वहाँ पे उड़ता हुआ देखा है, और मालदीव से करीब है डिएगो गार्सिया बेस, जो यूएस का बहुत ही सीक्रेट एयरफोर्स बेस है।
तो उनसे जो है उनका बाद में आई विटनेस टेस्टिमनी ली गई, इंटरव्यू लिया गया। उन्होंने कहा हमने तो अपनी आंखों से देखा था, और ये बहुत घंटे बाद है गायब होने के बाद। हाँ, तो उससे सुबह हो गई है। सुबह हो गई है, बहुत घंटे गुजर चुके हैं। अब वो जहाज 1 बजे गायब हुआ है। अब वो जहाज जो है वो वहां पे जो है वो क्या कर रहा है। हाँ, तो ये जो है वो सोचने वाली बात है। तो ये अब पॉसिबल थ्योरीज पे आते हैं कि अब ये क्या हुआ होगा। तो जब वो पोर्टल खुला है, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि हमारे पर्सपेक्टिव से जो उस पोर्टल के बाहर हैं, हमारे लिए बहुत सारे घंटे जो हैं वो गुजर गए, मगर उन लोगों के लिए वो जहाज उस पोर्टल में जाके किसी और डायमेंशन में जाके वापस वहां पे निकला है। तो उनके लिए जो ये पूरी चीज़ है ये इंस्टेंट है। हाँ, लेकिन हमारे लिए बहुत सारे घंटे गुजर चुके हैं। लेकिन ये जहाज फिर भी, क्या ये डिएगो एयरफोर्स बेस पे उतारा गया? हाँ, क्या इसको जो है वो कहीं समझेंगे को कैद किया हुआ है? क्या पैकेजेस मिली हैं उनका क्या है? अगर जहाज बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ तो वो अच्छा, जहाज कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे बहुत अच्छा पॉइंट मैंने रेस किया कि जहाज की रैकेट जो मिली है, कुछ रैकेट जो मिली है वो इस तरीके से सामने आती है दैट जब जहाज के अंदर आग लगी, सही है, और जहाज के अंदर आग कैसे लगी, यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सामने आते हैं। वो ये है कि नंबर 1, इसके अंदर एक इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ लिथियम आयन बैटरीज को जो है ना वो लोड किया गया, जो कि इसको एज इन MH370 समझे लेजेंड इसको कहते हैं द मिस्टीरियस कार्गो। तो आप समझ लो 487 पाउंड्स ऑफ लिथियम आयन बैटरीज उसमें चढ़ा दी गई। और इससे पहले वो सारे इंसिडेंट जिसके बारे में हम सुनते हैं ये हो चुके हैं, जिसमें बैटरीज में आग लग जाती है। और अभी रिसेंटली भी एक हुआ है, आई थिंक, बल्कि आई थिंक हम जब आ रहे थे तो हमारे ऐसा हुआ था, बैटरीज जो है वो अलाउ नहीं होती। लेकिन इसके अंदर 487 पाउंड्स ऑफ लिथियम आयन बैटरी। पावर बैंक्स के भी पूछते हैं कि कितनी बैटरी उसमें। तो इसमें क्यों चढ़ा दी गई कुछ नहीं पता। एक मिस्टीरियस चीज है जो सामने आती है, वो ये है कि इस जहाज के अंदर 20 पैसेंजर जो थे वो बहुत स्पेशल थे, जो कि नॉर्मल रिपोर्ट्स में बात सामने नहीं आई है। क्योंकि मैंने सर्च किया था इस बारे में, एज आई Absolutely. We were speaking before. कोई फेमस इंसान था वो गवर्नमेंट ऑफ, तो वो फेमस नहीं थे लेकिन इम्पोर्टेंट थे वो। बिल्कुल तुमने सही कहा, इम्पोर्टेंट थे वो। और वो इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि एक बहुत ही फेमस US डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एक कंपनी है, उसका नाम है फ्री स्केल सेमीकंडक्टर। ओके, सही है, जो कि आप समझ लें बिलियंस ऑफ डॉलर की प्रॉब्लम्स में थी, डिफिकल्टीज में थी, लॉस में थी वो। मतलब कि उनको पता नहीं शेयर्स उनके गिर गए थे, इस तरह को सीन था, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का उनको लॉस था। वो माइक्रोचिप्स बनाते हैं। सही है। और वो माइक्रोचिप्स का बेसिकली जो वो है ना, समझो जो एक्सपर्टीज है उस माइक्रोचिप की, वो ये है कि वो फ्री एनर्जी को जो है ना वो एक तरीके से जो है वो सेम थिंग दैट ऑलमोस्ट द सेम यू कैन से कि वो बेसिकली माइक्रोचिप ऐसी बना रहे हैं कि जब तुम्हारे फोन में लगे, वो इस चीज की तरफ काम कर रहे हैं, ऑलरेडी कर ही लिया होगा, कि तुम्हारे फोन में तुम्हें चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, अराउंड सराउंडिंग एनर्जी से चार्ज। हाँ, वो चिप ही सफिशिएंट है, वो हवा में से समझो एनर्जी जो है वो चार्ज कर रही है, वो इस तरह का सीन है उसका। तो उनके जो है 20 टॉप इंजीनियर्स उसके अंदर बैठ के चाइना जा रहे थे। तो कुछ लोग कहते हैं ये जो जहाज उन्होंने गायब किया, परहैप्स दिस वाज अ मैसेज टू चाइना, यू नो, कि ये सारे उधर जा रहे थे, क्या करने जा रहे थे। अच्छा, ऑफिशियल रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि वो अपने रूटीन बिजनेस ट्रिप पे जा रहे थे, मगर क्या वो कुछ इन्फॉर्मेशन या कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी के साथ लेके जा रहे थे। तो एक ये इसका वेरिएंट भी सामने। दूसरा ये है कि वो जो कंपनी थी फ्री स्केल सेमीकंडक्टर, वो बहुत बड़े लॉस में थी, बिलियंस ऑफ डॉलर के लॉस में थी। मगर जब ये सीन हुआ, जब वो सारे लोग गायब हो गए, तो उनकी समझो एक तरीके से समझो उसकी इंश्योरेंस में उसके कुछ उस सीन के अंदर ना उनको उल्टा उन्होंने बहुत पैसे कमाए, और वो कंपनी जो है वो किसी और ने बाय ऑफ कर ली, तो उनको फायदा हो गया। जो लोग नुकसान में थे उनको फायदा हो गया, जो कंपनी वाले थे। मतलब कि इस डिसअपीयरेंस से किसको फायदा हुआ है? वो उस कंपनी को फायदा हुआ। सही है। जिनके समझो ना 20 इंजीनियर तुमने उसमें बिठाए में। सही है। जो कि टॉप इंजीनियर्स हैं, जो कि सेमीकंडक्टर के फ्री स्केल के टॉप इंजीनियर्स हैं, जो माइक्रोचिप्स पे काम कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी अभी जो पब्लिकली अभी अवेलेबल नहीं है, सीक्रेट टेक्नोलॉजी है, और ये लोग चाइना जा रहे हैं। अब यूएस वाले अगर कोई लोग, यूएस कंपनी है ये, तो यूएस डिफेंस कंपनी के अगर इंजीनियर्स चाइना जा रहे हैं, यूएस तो नहीं चाहेगी कि वो टेक्नोलॉजी जब वो चाइना पहुंचे। तो इट इज वेरी लाइकली कि ये एक CIA ऑपरेशन था, आप समझ लें, या बहुत ही हाई क्लासिफाइड ऑपरेशन था, जहां पे उनको बिल्कुल ही समझो गायब करना था। और परहैप्स दिस इज वन ऑफ द नोशंस के उन्होंने उस चीज को बिल्कुल ही उसके ऊपर समझो डायरेक्ट एनर्जी वेपन इस्तेमाल करके उसको बिल्कुल ही गायब कर दिया, और हमें आज तक कुछ भी नहीं मिला।
So yeah. अब मैं जब सोच रही हूँ इसके बारे में, जो मैंने देखा है और जो मैंने पढ़ा है इस पूरे सिनारियो के बारे में, it was so superficial. And like we as normal people who have not researched or gone into the depths of this, we just know so much. But the reality is sometimes very different. अच्छा, अब बात सारी ये है कि ये चीज सामने क्यों नहीं आ रही? So it is definite कि वो जहाज कभी भी ऑस्ट्रेलिया की टूवर्ड्स नहीं गया. ये चाइना की तरफ नहीं गया कभी भी? नहीं, चाइना की तरफ से तो मुड़ गया था ना. हाँ. तो लेकिन अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाया. जब वो यू टर्न लेके आ रहा होता है और वो जो एक थियरी है कि वो चलता गया और इंडियन ओशन में चला गया, तो वहां नहीं गया. वो अपने ही एयर स्पेस में था और वहां पे वो गायब हुआ है. दो चीजें इससे पहले विटनेसेस हैं हमारे पास. यस, एब्सोल्युटली. अच्छा, दो चीजें जब आप फुटेज को वापस देखेंगे और जब उसको मैंने एक्सटेंसिवली रिसर्च किया तो ये चीज सामने आई है कि जो प्लाज्मा ऑर्ब्स हैं जो घूम रहे हैं उसके इर्द गिर्द, ये जो घूम रहे हैं, ये समझो ये डिटरमिन करते हैं जब इनका जो ओरिएंटेशन है घूमने का, वो ये डिटरमिन करता है कि ये जहाज जो है ये समझो फॉरवर्ड जा रहा है या बैकवर्ड जा रहा है. सो कुछ पीपल ये कहते हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि कुछ पीपल जो है वो ये कहते हैं कि दिस एक्चुअली वेंट बैकवर्ड इन टाइम, क्योंकि वो इस तरीके से स्पिन हो रहे थे. सो इट कुड बी पॉसिबल दैट दिस थिंग वेंट बैकवर्ड इन टाइम. So, oh my God, another theory is that maybe like they travel to another place in time. So there's this series called The Manifest. Yeah, know about that? Yeah. So somewhat could be something could be like that. और क्या पता वो लोग सब इस साल में आ गए हों. क्या पता वो किसी और dimension में पहुंच गए हों, because you can say that there's infinite amount of dimension. क्या पता, और क्या पता कि वो हमारे ही टाइम में वो जहाज यहाँ से एंटर हुआ है एक पोर्टल के अंदर और वो लेओ गार्सिया बेस पे वहां पे वो पहुंच गया. सही है, बिकॉज फिर उन सबको जैसे तीन ऑर्ब्स यहाँ पे थे ना, इसी तरीके से, क्योंकि इनका समझो एक तरीके से साइंटिफिक टर्म्स में व्हाट यू हैव इज अ पॉजिटिव चार्ज ओवर हियर एंड अ पॉजिटिव चार्ज नीड्स अ नेगेटिव चार्ज ऑन द अदर साइड. अब वो जहाँ पे भी दुनिया में, तो उसको अट्रैक्ट, तो साइमल्टेनियसली वो वहां यहाँ से एंटर होगा, साइमल्टेनियसली इन रियल टाइम वो वहां पे पहुंच जाएगा. सही है. तो मैं बहुत ही एक लेमैन टाइप की चीज में बोल रही हूँ. डोरेमोन में you know about Doraemon? Yeah, I know the car. So he makes this teleporting door. Okay. है ना? Yeah. तो technically उन जो orbs हैं उनकी वजह से एक teleportation door बन गया. Absolutely. और वो एक space से. Absolutely. It's like a mirror. It's like a mirror. क्या आप समझो एक किसी ने जो है वो जैसे उसका नाम Anywhere door. माइक्रोसॉफ्ट पेंट में जैसे कट कर लेते हैं ना इमेज को, ऐसे कट कर रहा है और समझो उसका जा रहा है और फिर कॉपी करके कहीं और पेस्ट कर दिया, वहां से निकल गया वो. इट्स लिटरली लाइक दैट. आई नो इट साउंड्स लाइक साइंस फिक्शन and I know that when many people will watch this podcast they will be like what the hell is going on. हमें जो पता था ये तो पता नहीं है. बट ये वो सब चीजें, अगर आप डर्ट जो डॉक्यूमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, ये पेंटागन के ऑफिशियल पेपर जो टेक्नोलॉजी उनके पास है, जिसके अंदर समझे टाइम और स्पेस की डिस्ट्रप्शन, टेलीपोर्टेशन, ये सब चीजें जो है ना ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है. अब आप ये खुद सोचें, ये मैं पहले भी बात कर चुका हूँ दैट वरिशा, अगर मेरा और आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर मैं किसी के बारे में सोचूं जो दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, मैं अपना फोन निकाल के एक सेकंड में उसको कॉल मिला के उससे फेस टू फेस बात कर सकता हूँ. तो अगर गवर्नमेंट ने तुम्हारे और मेरे हाथ में टेक्नोलॉजी दी हुई है, तो उनके पास किस लेवल की टेक्नोलॉजी हो? जो एक्चुअली I remember हम छोटे होते थे, एक आता था Phil of the Future. I don't know if you've seen that. I've seen the Jetsons. वो लोग भी वीडियो कॉल पे बात करते थे और मैं उस वक्त सोचती थी यार ये कैसे बात कर रहे हैं. यू रिमेम्बर दैट? और अब हमारे लिए कितना कन्वीनियंट है, हम लोग Absolutely. तो वो सारी चीजें पहले से गवर्नमेंट के पास थी जो कि हमें अब मिल रही हैं. Absolutely. तो जिस तरह कहा जाता है कि यूएस गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर 30 to 40 years ahead of us. तो अगले 40 साल बाद तो क्या पता हमें थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन मिल जाए. अब 40 साल अगर पीछे चली जाएं, तो आईफोन था उस वक्त नहीं था, ये सब टेक्नोलॉजी थी नहीं थी, तो 40 साल आगे चले जाओ तो क्या होगा वहाँ पे? 3 साल पीछे चले जाए, हमारे पास चैट जीपीटी था नहीं था. तो ये सब चीजें जो हैं, तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस पूरी चीज़ को स्टडी करते हुए कि ये सब चीज़ें 2014 में हुई. 2014 में भी ऐसा कुछ नहीं था भाई. तो दिस इज I honestly believe this is what definitively happened to this. This is my opinion according to everything that we have studied. But I trust you. And looked at. Thank you.
एंड क्योंकि तुम ये देखो ना कि सारी चीजें जो है ना वो लिंक्ड है, हर चीज एक दूसरे की तरफ पॉइंट कर रही है. एंड the fact that they all got so shady about it. एब्सोल्युटली. और अभी भी जो चीज है ना, ये अगर ये अभी भी चीज इस तरीके से ये मेन स्ट्रीम पे नहीं आई है, ये किसी ने भी नहीं सुना था इस चीज के बारे में कि ये सब चीजें जो है ये हो रहा है. मुझे तो लगता है आपने YouTube पे एक रेवोल्यूशन लेके आया है, क्योंकि ये थियरी मैं तो बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इस बारे में. यस. एंड ये तो छोड़ो, लाइक वो फुटेज या विटनेस की तो कहीं बात भी नहीं की गई कि किसी लोगों ने एक्चुअली जहाज को देखा भी है. ये कहीं पे आई डेंट सी कहीं पे भी. पता नहीं आपको कैसे ये सारी चीजें पता चलती है. बट या दैट इज द ट्रू स्टोरी. एंड अब मैं और आप यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप ही सोच रहे होंगे घर पे बैठे जो लोग देख रहे हैं कि ये चीज़ सामने क्यों नहीं आ रही, इसके बारे में मेन स्ट्रीम पर बात क्यों नहीं हो रही, या गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही कि अच्छा हम इसको बट वो तो फेक बोले. मर्डर होगा ना. एब्सोल्युटली. अब ये मास मर्डर भी होगा. दूसरी बात ये है कि इवन दो इन्होंने अपने समझे पेंटागन पेपर्स ने ये सब टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा है, बट ये इस तरीके से लिखा है कि किसी को जो है ना वो समझ ना आए. मतलब पढ़ने में किसी एक लेमैन को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. सही है. और अगर ये चीज़ सामने आ गई कि ये टेक्नोलॉजी है, तो इससे बहुत सारी चीज़ें सामने आती. एक तो ये है कि ठीक है मास मर्डर है, उससे सारी गवर्नमेंट का वो सामने आ जाएगा, लोग बहुत अपसेट होंगे, बेइज्जती होगी, सब चीज़ें. अब बहुत सारे लोग जेल जाएंगे, बहुत सारे लोगों को सज़ा होगी. दूसरी बात ये कि यहाँ पे फ्री एनर्जी की बात हो रही है अब. सही है. तो फिर यहाँ पे ना एक वो वाली बात आती है कि यार अगर एनर्जी फ्री है तो फिर हर चीज़ के अंदर आप क्यों हमें पैसे चार्ज कर रहे हैं. वो सब कितने लोग दुनिया में कितनी महीने वो मदद हो सकती है इसके अंदर. हाँ, इतने सारे लोग होमलेस क्यों हैं फिर. एब्सोल्युटली. तो अगर फ्री एनर्जी है, जो कि है, हमारे पास ये सब टेक्नोलॉजी है. और सबसे आज जो यूनिक बात है इस पॉडकास्ट की वो ये है कि आज हम ह्यूमन टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, हम एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. ये ह्यूमन साइंटिस्ट ने खुद अपने बलबूते पे सब अपना दिमाग लगा के ये सब चीज़ें अचीव करी हैं. हम लाइक व्हेन वी स्टडी इन फिजिक्स, तो जब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते भी हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो कि ह्यूमन उससे बिल्कुल बाहर है. Absolutely. लेकिन अब वो उससे एनर्जी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. Absolutely. और 2014 में ये लोग कर रहे हैं. एब्सोल्युटली. तो अगर ये सोचो कि अगर 2014 में जो है वो ये चीज़ जो है ये हो रही थी, तो 2025 में आज क्या हो रहा होगा, वही तो ये सोचने वाली बात है. So what would you like to say after listening to all of this at the end? What are your opinions? Miss Rachel. Yeah, I would say that I came with a very मुझे लग रहा था कि हाँ, जो हम सबको पता है हम वही बातें करेंगे, हम सिर्फ नरेट करेंगे जो हमें पता है. बट यू रियली ओपन माई आईज टू अ वेरी broad perspective, and this world is full of so many secrets जो कि हमें पता भी नहीं है. तो अब मैं कहती हूँ कि नहीं ही पता हो तो बेहतर है, क्योंकि बहुत डिप्रेसिंग है ये चीज़. अगर सोचो कि 239 लोग, और उसमें से जो पायलट है उसको आप बिल्कुल एक विलन दिखा रहे हो, और आपका प्रोपेगेंडा ही कुछ और है. और उन 239 लोग में आपने उन सबको ज़ाया कर दिया for your I don't know, whatever the purpose. Yeah, the evils of this world. It's really disturbing. I think that is where we are going to call it a night, guys. बहुत अच्छा लगा कि आप सबने ज्वाइन किया. Remember, I think ये आपका पहला पॉडकास्ट है जिसमें आपने सिर्फ एक टॉपिक को डिस्कस किया. Yes, right? absolutely. Because this was such an extensive topic. अब obviously दुनिया की सबसे बड़ी अगर conspiracy है, और अभी भी आप समझ लें काफी हद तक, इवन दो हमने आज पूरी कोशिश करी है कि इसको. अच्छा, मैंने सुना था वैसे कि 2024 और 25 में एक और वापस से इसके ऊपर सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया. नो फाइंड नो फी वाला सीन है. मतलब कि अगर कुछ नहीं मिलता तो फी नहीं चार्ज करेंगे. अब मुझे एग्जैक्टली कंपनी नहीं पता, बट अगेन इफ दे वॉच योर वीडियो दे कैन डेफिनेटली फिगर आउट व्हाट हैपेंड. एंड अनदर थिंग इज दैट कि तुम देखो कि जितनी सारी जस्ट अभी तक इस पे जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज सब जो देखा है इसके बारे में, उसके अंदर इतना कोई ठोस डेटा कहीं पे भी नहीं मिलेगा जो इस थ्योरी के अंदर आता है. हाँ, एब्सोल्युटली. So guys, that was the podcast for tonight. I hope that you guys have enjoyed it. Once again, thank you so much, Warisha, for joining joining me on the
स्पेसशिप पॉडकास्ट। एंड अगर आप लोग के अगर कोई भी कमेंट्स हों, कोई भी सजेशंस हों, कुछ भी हो, कैसा आपको पॉडकास्ट लगा, जो भी है, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट्स। हमें पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। वरीशा भी पढ़ी होगी, मैं भी पढ़ा हूँगा, अजलान भी पढ़े होंगे। एंड हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, एंड इन विच वी विल बी डिस्कसिंग द मिस्टीरियस केस ऑफ द बूगोस्फीयर. And with that being said, my name is Shaheer Knows, and let's do this again sometime.